फ़िज़ा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, फ़िज़ा ने आपको कभी बताया कि घर में इस तरह के मामलात ख़राब हैं, मुझ पे तशद्दुद हो रहा है या मुझे धमकियाँ दी जा रही जान से मारने की? मैं मुझसे वो इस बारे में ना अपनी वालदा से बात करती थी, सिर्फ बहन अपने को बताती थी दुख सुख जो भी हो। और इसीलिए सास मना करती थी कि बहन से बहन से नहीं मिलना आपने। और ईद के दिनों में एक के 2-3 दिन बाद झगड़ा हुआ, उसने फ़ोन किया अपनी वालदा को। मैं और ये गए वो घर उनके, तो सुलह के उसे समझाया वगैरह कि इसने मुझे ना मुक्के मारे हैं जी असद ने, हमने से मियाँ ने मुक्के मारे हैं। उसने आगे कहते मैंने सिर्फ इस तरह किया था, मारा मुरा नहीं। ऊपर से उसकी माँ का बयान था इसने कोई और रखा होगा इसलिए लड़ती है कर। ज़रा सी कोई बात होती थी, बीमार होती थी वो, यानी ये समझे 1.5 साल में 9 माह हमारे घर में रही है वो। उसे यहाँ क्योंकि वालदा तो उसके घर में रहती नहीं थी, किरदार कशी करती थी। किरदार कशी। सुबह 7 बजे वो चली जाती थी ड्यूटी पर और रात को 7-8 बजे आती थी, ना उसे खाने को देती थी। बाद में मुझे बताया इन लोगों ने अच्छा कि सुबह रात को लाती थी थोड़ी सी, जो रात को ही ख़त्म हो जाए, सुबह नाश्ते में ख़त्म हो जाती, दोपहर को वो भूखी बैठी रहती थी। फिर अपनी वालदा को फ़ोन किया या नवासी मेरी को, वो उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे आते थे घर से, खाना ना पहुँचा देते दोपहर के टाइम। अंकल जी, आपको जब पता चला कि बेटी को जालिमों ने जला दिया जी तो सबसे पहले आपको पता चला? जी, मैं सोया हुआ था इसी 4-5 जहाँ जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। बेगम मेरी बाहर गई है ब्लड प्रेशर चेक कराने मेडिकल स्टोर पे। 2-4-5 मिनट नहीं गुजरे होंगे, भागी आई वापस के, उठो जल्दी से उठो चलना फ़िज़ा की। मैंने क्या हुआ क्या? कह रही फ़िज़ा को ना आग लग गई। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? कह रही एक औरत आ रही थी वहाँ से, वो कड़े पर पुंजों की लकड़ी ना सड़ गई है। ये फ़ौरन ये उल्टे कदम वैसे ही पैदल भागी है। मैंने बाइक स्टार्ट की भतीजे की, हमारे पास तो बाइक भी नहीं है। भतीजे की बाइक खड़ी, उसे स्टार्ट किया, थोड़ा आगे जाके बैठाया ऐसे, उधर वहाँ पहुँचे 1 या 1.5 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके क्या देख रहे हैं कि हम उनके घर में घुसने लगे हैं, तो महल्लेदार इकट्ठे कह रहे यहाँ पर नहीं बच्ची, सामने घर वाले सामने घर में गिरी हुई है। हम सामने गए कि जो सास थी फ़िज़ा की बाहर खड़ी, बच्चा उसके गोद में था और बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी गली में। हमें देखते कह रही कि ड्रामेबाजी लाई हुई है, उसकी सास के ये अल्फाज थे। जबकि उस टाइम बच्ची मेरे मुंह में फिर गाली में, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, गाली बकना हमारा चाहिए ही नहीं, कोई गाली नहीं बकी मैं। यहाँ की सख्ती से सख्त अल्फाज ज़रूर बोल रहे हैं, गाली वगैरह फिर भी नहीं बनी, क्योंकि हमारे में नहीं बहू बेटियों को गाली बकना या किस तरह। फ़िज़ा अंदर तड़प रही है, रो रो के कह रही है अब्बू अम्मी आंटी ने मुझे जला दिया, आंटी ने मुझे जला दिया। इतनी देर में महल्लेदार ने ऊपर कपड़ा डाला हुआ था उसके ऊपर। फिर एक और खेस लेके आया, उसके नीचे मैंने किसी तरह करके ना, उसका मामू था और उसने, मैंने ना असद का मामू दामाद मेरे का वो था, उसने हमने उसके खेस के ऊपर लटा के बाहर ले आए चारपाई पे। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, चारपाई पे बाहर लटाया तो इतनी देर में असद साहब आ गए हैं। मेरी बेगम ने उसके नवासे को पकड़ा हुआ था अपने, उसने जल्दी से उसे छीन लिया, सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। उसके अब फिर अपनी माँ को उसने बच्चे को पकड़ा दिया। मतलब शोहर ने आते साथ ही आप लोगों पे धावा बोला आके बच्चा छीन लिया बेगम मेरी से। अच्छा, अपनी सास से जी, और अपनी माँ को दे दिया। फिर यानी कि जो ड्रामेबाजी हो मर गई। फिर आपने एम्बुलेंस बुला ली? एम्बुलेंस से पहले किसी ने फ़ोन किया था, एम्बुलेंस आई है कि 8-10 मिनट लग गए। वो तड़प रही गली में लेटी हुई, ऊपर चादर ढक दी थी, हमने उठा के एम्बुलेंस में रखा। फिर मैंने उसी टाइम 15 पे कॉल कर दी है। एम्बुलेंस जब एम्बुलेंस में 15 पे कॉल किए तो 2-3 मिनट बाद SHO साहब का फ़ोन आ गया मुझे, आपका। मैंने कहा जी हॉस्पिटल जा रहे हैं। पूछा कौन, मैंने एम्बुलेंस वाले पूछा, वो कह रहे जी मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। रास्ते में मुझे बताते कि उसके ट्यूब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, अब यहाँ मेरे दर्द हो रही, यहाँ हो रही। एम्बुलेंस वो रेस्क्यू वाले ने एक ट्यूब दी कि ये बच्ची के जिस्म पे लगाते। मेरे से देखा नहीं था जा रहा, जो कभी कह रही यहाँ लगाते ट्यूब, कभी यहाँ, कभी कमर पे, कभी यहाँ पे। मुझे पता है मैंने कैसे लगाई ट्यूब उस पर। फिर उसने बताया मुझे कि इस तरह ना, मुझे सुबह ये बात हुई थी, थोड़ी झगड़ा हुआ है मेरे साथ आंटी का। आंटी कहती थी आखिरी टाइम तक उसने आंटी कहा, फिर भी उसने लफ्ज़ गलत नहीं कहा। कि रोज़ मुझे ताने देती थी
खाना असद जाता था तो उसके बाद मैं खाना खाने लगती, खाना छीन लेती थी, पानी नहीं थी पीने देती, मुझे पानी तक नहीं थी पीने देती। तो उसके बाद सुबह जब उसने कहा ना कि मैं अब्बू को जो गारंटर था लेके गया बच्ची को 10-12 दिन पहले हमारे घर अपनी गारंटी पे लेके गया था असद, उसकी वालदा और वो शानू जिसके पास असद काम करता है कि ये मेरी बेटी आपकी नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो शर्त पे गया साहब ने कहा जी ना अपनी माँ से मिलेगी, ना बड़ी बहन से मिलेगी और ना मोबाइल फ़ोन रखेगी अपने पास। अच्छा, ये शर्तें रख के इन शराइत पे वो लेके गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन बाद मामला ठीक हो जाएंगे, उसी तरह रूटीन में ज़िंदगी आ जाएगी। पर मुझे नहीं था पता इन ज़ालिम ने इसके साथ इस तरह करना है। उसने यही बताया कि मैं शानू भाई को, असद को और अब्बू को बुलाऊंगी और उन्हें बताऊंगी आपकी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने जी उस टाइम तो फौरी गिरफ्तार कर लिया था माँ बेटे को हॉस्पिटल से कर लिया था और माँ को उसके मोहल्ले से। फिर बड़ा बेटा में हम पे इतना प्रेशर, बहन पे, वालदा पे। हाँ जी अंकल, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बता दिया कि जी पुलिस ने मौके से ही फिज़ा के शोहर को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया और वालिदा को मोहल्ले से उनके घर से आके गिरफ्तार किया। अच्छा, एक वीडियो अंकल जी हम बड़े अफसोस से देखते हैं जिसमें फिज़ा कहती है कि अब्बा जी मैं आपको रोज़े महशर पे माफ़ नहीं करूँगी, आपने मेरी सास को रिहा कराया। इसकी मैं कुछ तफसील जानना चाहती हूँ। नहीं, ये लफाज नहीं कि मैं आखिरी टाइम एक दिन आपने रिहा करा दिया जी, वो बताता हूँ। बेगम मेरी बेटी और मुझ पे बड़े बेटे को उन्होंने साथ रखा, दोस्त थे इसके 4-5, उन्होंने उसका जान ही नहीं छोड़ी। वो मैं गाड़ी पीछे आ रहा, वो मर जाएगी, वो इस तरह हो गया, उसे हार्ट अटैक हो गया, उसे छिड़वा दे, माफ़ कर दे अल्लाह। ये किसने कहा आपको माफ़? बेटे मेरे ने, बड़ा बेटा जो है बिलाल, उनके साथ बहन को जला के वही ना। ये तो हम अपनी परेशानी है, हमें थोड़ी देर बाद है अब्बू से माफ़ कर दे, अम्मी से माफ़ कर दे, आप ही से माफ़ कर दो, मर जाएगी वो सर। मैंने कहा मरने दो, मरेगी, हमारे साथ उसने क्या किया? नहीं जी, रिलीफ दिला दें उसे, छुड़ा दें, बाद में देखेंगे। बुध वाले दिन ना उसे मैंने रिहाई दिलवा दिया और फिर जाके बयान दे के कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए इसे माफ़ करते हैं हम। उसके बाद वो लोग आए अल्लाह की रज़ा के लिए ना जी, माफ़ी मांगने? ना जी, उसके बाद वो बिल्कुल कोई रास्ता नहीं उनका। और फिज़ा ने वही बात बता रहा हूँ ना आपको, फिज़ा ने जब मुझे हॉस्पिटल में बताया कि इस तरह मेरे साथ करती है सलूक, इतवार वाले दिन सुबह के टाइम उठी, असद काम पे गया तो उसने कहा, उससे बहुत ज़्यादा तंग किया उसने कि मैं असद की दूसरी शादी करांगी, बच्चा भी नहीं साडा। उन्होंने कहा आंटी, यहाँ तक उसने मुझे बताया कि आंटी, मैंने यहाँ तक कहा कि आंटी DNA टेस्ट करा लो अगर तुम्हें कुछ शक है तो। उसके बाद थोड़ी देर बाद कह रही मैं बैठी थी, बच्चा मेरी गोद में था, उन्हें कमर पे मिट्टी का तेल फेंका, बच्चे के ऊपर भी गिरा, जो बच्चे के ऊपर भी गिरा, क्योंकि जब हमने बच्चे को उठाया ना इसके वालदा ने, तो उसमें से कपड़ों में से स्मेल आ रही थी, बच्चे के कपड़ों में से। वो यही मुझे कहा, मैंने कहा बेटा तुम इतनी बहादुर हो, उसे क्यों नहीं संभाल कर रही? उसने कहा आपको पता नहीं, अब उस आंटी में ताकत ही बहुत ज़्यादा थी, मेरे से बस में नहीं। तो अगर ये स्नैन ना होता तो शायद वो मुझे ना जिला पाती। ये स्नैन को बचाने के लिए ना मैंने बेड पे फेंके तो उसने मुझे धक्का दिया और तीली लगा दी इसे अंदर ही। उसके बाद मैं तड़पती रही हूँ, कुंडी बाहर से लगाई हुई थी, अंदर और तो कोई है नहीं था, दोनों ही थे। तो पता नहीं किस तरह मैं कुंडी खोल के बाहर निकली, साथ ही बाथरूम है, उधर घुसी, उसमें पानी नहीं था। फिर मैं निकल के बाहर सामने वाले घर में घुस गई, उन्होंने मेरे ऊपर पानी का टप फेंका तो आग बुझ गई। ये बयान है। और अब आप क्या चाहते हैं? अब आप मैं तो चाहता हूँ जी, पुलिस हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। आपने रिहा क्यों करवाया फिर तावन? अब दोबारा नहीं, अब जब तो बात हो रही है, अब 302 का ना तो पर्चा काट रहे हैं 300, क्योंकि जब 302 नहीं थी, 324 थी, जख्मी थी। हम अब पूरी कोशिश, आज उन्होंने बुलाया कि बयान देने हैं आपने जी। मैंने कहा ठीक, वकील के साथ जाएंगे, हम बयान देंगे। मेरी कोशिश तो यही होगी कि जहाँ तक मैं जा सकता उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ, सलाह को पीछे जाएँ दोनों माँ बेटे को, ताकि आगे किसी की और शादी करके और ले आए किसी और को, उसके साथ ना ये सलूक करें, या कोई और सख्त सजा। मैं तो कहते हैं फांसी दी जाए, बिल्कुल जिस तरह फांसी की सजा ली।
बल्कि जिसने मैं तो समझती हूँ कि नाज़रीन कराम के जो जुल्म किया जाता है ना, उसके मुल्जिम को वही जुल्म करना चाहिए। आपको एक और बात बताता हूँ। अगले दिन जो मुझे पता चला कि लोगों को इसने कहा था, इस औरत ने, कि मेरा शौहर मर चुका है। ठीक है, बच्चों को भी यही बताया था। शौहर इसका ज़िंदा था। मालूमात मैंने इकट्ठी की अगले दिन। और इस 21 साल पहले इस औरत ने उसको भी छुरियाँ मार के ज़ख्मी किया था, अपने खामन को भी। ये बाद में हादसे के बाद अगले 2 दिन में मुझे मालूमात मिली मोहल्लेदारों से यहाँ से। मतलब कि ये पुरानी आप कह रहे हैं कि मुलजिमा है कि पुरानी, जो इस तरह की हरकतें करने वो में खावन भी इसका ज़िंदा है। अभी तक मेरी मुलाकात में वो रहता है टाउनशिप में कहीं, उससे भी मैं ढूंढूंगा। नाज़रीन कराम, हमने फ़िज़ा की आप पूरी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाई, उनके बयान भी आपको